हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे बढ़िया हैं। तो आइए आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज हम अपने पास क्लास 12th का कंपनीज अकाउंट डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बेसिक एंट्रीज को समझेंगे, कुछ कंसेप्ट को समझेंगे। उसके बाद हम कमिंग क्लासेस में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे। और ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अगर ये क्लास पूरा अच्छे से देख लेते हो तो आपको कमिंग क्लासेस में समझ में आएगा कि हम किस क्वेश्चन में एंट्री क्या पास कर रहे हैं, क्यों पास कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए बोलूँगा मैं, ये पूरा अच्छे से देखना, हर एक बात को नोट डाउन करना और फिर उसके बाद समझ लेना कि हाँ ये क्या क्या बात है। उसके बाद तो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेंगे हमारे साथ। और चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, हो सकता है लाइट की डिफ्लेक्शन की वजह से कुछ एरियाज में वाइट पड़ रहा होगा, तो उस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपके पास, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, कंपनीज अकाउंट, है ना। तो देखिए, अगर एक बात बोलूँ तो वाई अ पर्सन नीड्स टू स्टार्ट ए कंपनी बिजनेस जो करते हैं लोग, क्यों करते हैं, क्यों स्टार्ट करना है। क्योंकि देखिए, एक कंपनी में क्या हो सकता है ना, या इससे पहले एक बात बताऊं मैं, अगर किसी को रुपए की ज़रूरत है, बिजनेस स्टार्ट करना है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, तो सबका एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि पूंजी कम होता है, कहीं ना कहीं पूंजी की किल्लत, लिमिटेशंस महसूस होती है। तो कंपनी में क्या है कि कंपनी शेयर्स बेचकर, शेयर्स सेल करके, शेयर्स इशू करके लोगों को मार्केट से पैसा रेज कर सकती है, फाइनेंस रेज कर सकती है। अगर शेयर्स के थ्रू कंपनी पैसा रेज कर रही है तो उस अमाउंट को क्या बोला जाता है, शेयर कैपिटल बोला जाता है ना। क्यों बोला जाता है इसको शेयर कैपिटल, क्योंकि कंपनी के पास शेयर्स इशू कंपनी ने किया और कंपनी के पास शेयर्स इशू करके पूंजी आया है। उस रुपए से कंपनी बिजनेस करेगी तो उस रुपए का नाम रखा गया पूंजी, क्योंकि जिस रुपए से भी बिजनेस किया जाता है उसे कैपिटल ही बोलते, पूंजी ही बोलते हैं, है ना। तो कंपनी का शेयर्स इशू कर रखी है, कंपनी ने शेयर्स इशू किया है अगर, तो कंपनी के पास क्या बन जाता है, शेयर कैपिटल। तो बात ये कि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में क्या होता है कि आपके पास एक पूंजी जो आपको ज़्यादा ज़रूरत है, बड़े बिजनेस करना है, तो वहाँ पे एक ये ऑप्शन दिख रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप पैसे मार्केट से उठा के बिजनेस को कर सकते हैं और बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ स्टेजेस है कैसे क्या मार्केट से शेयर्स का पैसा उठा सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है, इश्यू प्रोस्पेक्टस। कंपनी सबसे पहले क्या करेगी, मार्केट में प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है। क्या है ये चीज़ प्रोस्पेक्टस, देखो अगर मैंने बोला कि भाई किसी को भी कोई भी नया चीज़ स्टार्ट करना है, सपोज किसी ने स्कूल स्टार्ट किया, नया स्कूल स्टार्ट करना है, तो इस स्कूल को बच्चे की ज़रूरत है, स्टूडेंट्स चाहिए, तो स्कूल क्या करेगा, प्रोस्पेक्टस निकालेगा। क्या निकालेगा, प्रोस्पेक्टस बनाएगा और लोगों में भेजेगा, या जो लोग आएंगे इंटरेस्टेड उस प्रोस्पेक्टस को पढ़ सकते हैं। क्या क्या डिटेल्स होगा इस प्रोस्पेक्टस में, स्कूल के बारे में डिटेल्स, क्या पढ़ाई लिखाई होने वाला है, क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होगा, कितने टीचर्स हैं, है ना, क्या आपका फ़ी होगा, स्कूल का एड्रेस, टीचर्स का नाम। तो आपको लग नहीं रहा एक चीज़ कि प्रोस्पेक्टस में उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सारी डिटेल्स अवेलेबल है ना। उसी तरह इन द सेम वे एक कंपनी क्या करती है, सबसे पहले एक प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है। एक कंपनी क्या करेगी, सबसे पहले एक प्रोस्पेक्टस इशू करेगी। उस प्रोस्पेक्टस में क्या लिखा होगा भाई, यही लिखा होगा कि कंपनी का नाम क्या है, कंपनी किस बिजनेस को स्टार्ट करने वाली है, या पहले से रजिस्टर्ड है कंपनी तो कौन सा बिजनेस कर रही है ना। कंपनी का नाम, नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का एड्रेस, उसमें कितने डायरेक्टर्स है, कितने प्रमोटर्स होंगे, उनका नाम, उनका एड्रेस। तो आप बोल सकते हैं कि सारे डिटेल्स जो है कंपनी के बारे में उस प्रोस्पेक्टस में अवेलेबल है। और कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब कि फाइनेंशियल साउंडनेस भी बोल सकते हो। साउंडनेस मतलब क्या, कि कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन कितना अच्छा है, क्यों, उस बेसिस पे लोग क्या करेंगे, उस कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे। अगर उसके फाइनेंशियल डिटेल्स को पढ़ेंगे कि हाँ उनका अच्छा है, तो उस कंपनी में लोग इन्वेस्ट करेंगे, शेयर्स उस कंपनी का शेयर्स लोग परचेज करेंगे, तो कंपनी के पास फाइनेंस आएगा, कंपनी के पास पैसा आ जाएगा, ठीक है, कंपनी के पास। तो सबसे पहले प्रोस्पेक्टस कंपनी इशू करती है। जब लोग के पास प्रोस्पेक्टस पहुंच जाता है तो जो इंटरेस्टेड लोग होते हैं वो क्या करेंगे, इस कंपनी का, जिस कंपनी का हम एग्जांपल ले रहे हैं, उस कंपनी का किसी ना किसी शेड्यूल बैंक में अकाउंट होगा, किसी बैंक में क्या होगा, अकाउंट होगा।
तो लोग क्या करेंगे, जो इंटरेस्टेड लोग हैं जिनको खरीदना है, वो क्या करेंगे, उस प्रोस्पेक्टस के साथ एक एप्लीकेशन अटैच करेंगे। क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन अटैच करेंगे। तो ये जो पॉइंट मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ रिसीव एप्लीकेशंस का, कि जिन लोगों को कंपनी का आफ्टर रीडिंग द प्रोस्पेक्टस शेयर्स परचेज करना है, कंपनी में इन्वेस्ट करना है, वो लोग क्या करेंगे, लोग एप्लीकेशन अटैच करेंगे प्रोस्पेक्टस के साथ, और वो एप्लीकेशन और प्रोस्पेक्टस और कितना रुपए का शेयर्स खरीदना है, कितने रुपए हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उतने रुपए का एक चेक, उस बैंक का चेक अटैच करके लोग क्या करेंगे, जो इंटरेस्टेड लोग हैं, जिस बैंक में कंपनी का अकाउंट है उस बैंक में ये पूरा पेपर प्रोस्पेक्टस में एप्लीकेशन अटैच करके प्लस चेक को अटैच करके उस बैंक में भेज देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं कंपनी में, उनको यही काम करना है कि भाई क्या करो, प्रोस्पेक्टस है, साथ में एप्लीकेशन अटैच कर दो, जितने अमाउंट का 5,000, 10,000, 15,000, 8,000, 9,000 जो भी अमाउंट है, उतने अमाउंट का चेक अटैच करके साथ में साइन करके उस बैंक में सेंड कर दो जिस बैंक में उस कंपनी का अकाउंट है। ठीक है बात। उसके बाद होगा क्या ना, कंपनी देखिए प्रोस्पेक्टस में एक और बात बता देती है कि हम शेयर्स किस डेट से इशू करना स्टार्ट करेंगे, उसको बोलते हैं ओपनिंग डेट, और क्लोजिंग डेट क्या होगा जिसके बाद शेयर्स इशू हम नहीं करेंगे। तो कंपनी में ये कंपनी के प्रोस्पेक्टस में ये चीज़ मेंशन था ना। तो मतलब क्लोजिंग डेट के पहले तक जो भी इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं कंपनी में, उन हर लोगों ने क्या किया होगा, बैंक में एप्लीकेशंस और चेक वगैरह भेज दिया होगा। तो होगा क्या, आफ्टर द क्लोजिंग डेट के बाद कंपनी क्या करेगी, बैंक से पूछेगी कितने एप्लीकेशंस आए। तो बैंक क्या करेगा, आफ्टर द क्लोजिंग डेट ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स सारे एप्लीकेशंस किसके पास भेज देगा, कंपनीज के पास। इसका मतलब क्लोजिंग डेट के बाद सारे एप्लीकेशंस जो थे प्लस चेक का अमाउंट जो था किसके पास चला गया, एक बार कंपनी के पास जा चुका है। तो कंपनी क्या रिसीव कर रही है, एप्लीकेशन। क्या रिसीव किया कंपनी ने, एप्लीकेशन। तो पहला क्या था, प्रोस्पेक्टस इशू किया था, उसके बाद क्या किया है, कंपनी ने एप्लीकेशन रिसीव किया है। इसके पीछे ये प्रोसेस इन्वॉल्व है। अब देखो कंपनी के पास एप्लीकेशंस तो आ चुका है सॉरी। अब कंपनी क्या करेगी, लोगों को शेयर्स अलॉट करेगी, जिनका कंपनी के पास पैसा आया है, फाइनेंस आया है, रुपए आए हैं, है ना। तो थर्ड स्टेज क्या है, टू मेक अलॉटमेंट्स। कंपनी क्या करेगी, बांटेगी, जिनको शेयर्स देना है उनको शेयर्स देगी। क्या शेयर्स में देगी, तो एक बेसिकली एक प्रूफ देगी। तो कंपनी में अगेन फिर से लिख देता हूँ क्योंकि हमें इसका काम है। तो कंपनी प्रूफ में क्या देगी भाई, कंपनी बोलेगी हम आपको शेयर सर्टिफिकेट इशू करते हैं। आपको मतलब किसको, हर उस पर्सन को जिन्होंने शेयर सर्टिफिकेट देगी। उस शेयर सर्टिफिकेट पे लिखा होगा कंपनी का नाम, जिसने शेयर्स खरीदा है उसका नाम, कितना उसने रुपए लगाए उस अमाउंट को मेंशन होगा, कंपनी का स्टाम्प होगा, है ना। और किस टाइप का शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है या इक्विटी शेयर्स है, वो भी डिटेल्स होंगे। कंपनी का सारा डिटेल्स, कंपनी का स्टाम्प, डायरेक्टर्स के मोहर, है ना, ऑथराइज्ड सिग्नेटरी, सारा डिटेल्स होगा एक फॉर्मेट में। और ये मैंने माना और मैंने बताया कि ये चल जाएगा किसके पास, इन्वेस्टर के पास। हर उन लोगों के पास ये पेपर जाएगा जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है। तो कंपनी शेयर सर्टिफिकेट इशू करके बता रही है कि हाँ आपका पैसा मेरे पास आ गया और ये लो आपका शेयर्स। वो शेयर सर्टिफिकेट ही प्रूफ है कि हाँ कंपनी में आपने इन्वेस्ट कर दिया है। हो सकता है कुछ शेयर होल्डर्स को शेयर्स ना मिले। क्यों ना मिले, इसका वजह हो सकता है, वजह ये हो सकता है कि कंपनी इशू करना चाह रही है 10,000 शेयर्स, सपोज कितने शेयर्स, 10,000 शेयर्स, और जो कंपनी के पास एप्लीकेशन आ गया है वो आ गया है सपोज 15,000 शेयर्स के लिए टोटल। तो हो सकता है और होगा ही बिल्कुल, कंपनी के पास शेयर्स तो 10,000 है ना, और आ कितने के लिए गया एप्लीकेशन, 15,000 शेयर्स के लिए। तो उस केसेस में जो कि इसको बोलते ओवर सब्सक्रिप्शन। और उसी कंपनी के साथ ऐसा होता है जिस कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन बहुत साउंड है, बड़ा अच्छा है, तो उसमें लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ज़्यादा लोग शेयर्स खरीदना चाहते हैं। तो इस केस में कंपनी कुछ रिजेक्ट भी तो करेगी, क्योंकि सबको तो नहीं दे सकती शेयर्स,
और सबको तो नहीं दे सकते शेयर सर्टिफिकेट। तो वहाँ पे क्या होगा, कंपनी रिजेक्ट कर देती है कुछ शेयर होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स कहना गलत होगा, कुछ लोगों का एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देती है कि भाई हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो हुआ क्या होगा ना, एप्लीकेशन रिसीव करने के समय उन लोगों का भी पैसा तो कंपनी के पास आया ही होगा। तो कंपनी क्या करेगी, उन लोगों का पैसा वापस कर देगी जिनको कंपनी शेयर्स अलॉट नहीं कर सकती है। सिंपली बात, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, कंपनी टू मेक कॉल्स। क्या बात है इसमें, इसको समझाता हूँ यहाँ, देखो ध्यान से समझेंगे। बहुत ही प्यारा चैप्टर है और बहुत काम का भी है, आफ्टर 12th भी आपके बहुत काम आने वाला है। तो देखो अभी है क्या कि मान लो कंपनी ने 10,000 जो शेयर्स इशू किए थे और हर एक शेयर्स का प्राइस था 100 रुपीज़, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी चाहती तो है कि एक ही बार सारा पैसा हमारे पास आ जाए। एक ही बार आ जाए कहने का मतलब है 10,000 शेयर्स पे 100 रुपये के हिसाब से 10 लाख रुपीज़ बनता है। वो कंपनी चाहती है एक ही बार सारा अमाउंट आ जाए, बट ऐसा हो सकता है इन्वेस्टर्स के पास एक ही समय में सारा अमाउंट अवेलेबल ना हो। तो मैंने माना कि ये जो 10,000 शेयर्स है और हर एक शेयर्स पे मिलना कंपनी को 100 रुपीज़। तो कंपनी बोलती है अगर आप एक ही बार सारे रुपए नहीं दे सकते हो तो कंपनी क्या बोलती है, भाई ऐसा करो, एक इंस्टॉलमेंट का नाम रखते हैं, पहला एप्लीकेशन, कुछ रुपए एप्लीकेशन पे दे देना। दूसरे इंस्टॉलमेंट का नाम रखते हैं अलॉटमेंट, कुछ रुपए अलॉटमेंट पे दे देना। जब अलॉटमेंट के बाद भी कंपनी को सारा पैसा ना मिला होगा तो कंपनी कॉल्स करती है, बोलती है थ्रू द फोन और अदर मीडियम, क्या भाई कि भाई अब एक नाम और रख दो, फर्स्ट कॉल या सेकेंड कॉल, है ना। कभी कभी सेकेंड कॉल को बोला जाएगा फाइनल कॉल, या कभी कभी कंपनी बोलेगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मतलब कहने का क्या हुआ ना, कभी कभी कंपनी तो इन तीन इंस्टॉलमेंट में ही पैसा मांगने की कोशिश करती है। कभी कभी ये भी होगा कि कुछ रुपए एप्लीकेशन पे कंपनी मांग ली, कुछ अलॉटमेंट पे, अभी भी लोग पूरा नहीं दे पाए हैं तो और समय दिया जाता है कि चलो एक फर्स्ट कॉल बना दो और इसको हटा दो, अभी सिर्फ फर्स्ट कॉल और एक सेकेंड कॉल। कभी कभी होगा कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी हो सकता है, मतलब कि कभी कभी 3 इंस्टॉलमेंट, कभी कभी 4 इंस्टॉलमेंट। तो आपको ये समझ के रखना है कि दीज आर द नेम ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। अब होगा कैसे, कंपनी सॉरी, कंपनी बोल सकती है कि एप्लीकेशन पे मुझे 25 रुपये चाहिए, कंपनी बोल सकती है कि भाई अलॉटमेंट पे 30 रुपये चाहिए, तो 25 और 30 55 हो गया, बचा कितना 45। तो 45 में कंपनी बोल सकती है कि भाई 25 रुपीज़ यहाँ दे देना फर्स्ट कॉल के टाइम पे, अभी मैं इसको मिटा रहा हूँ, हटा रहा हूँ, ठीक है। और फाइनल कॉल के टाइम पे या सेकेंड कॉल के टाइम पे बाकी रिमेनिंग जो बचा 20 रुपीज़ वो पे कर देना। एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि आपके स्क्रीन पे ये कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, हो रहा है, चलो ठीक है। तो होगा क्या, ये 25 रुपये आएगा कितने शेयर्स पे, 10,000 शेयर्स पे कंपनी के पास। ये 30 रुपये आएगा कितने शेयर्स पे, 10,000 शेयर्स पे कंपनी के पास। ये भी 25 रुपये आएगा 10,000 शेयर्स पे कंपनी के पास। ये भी 20 रुपये आएगा 10,000 शेयर्स पे। तभी नहीं पूरेगा, टोटल कितने हुए 10,000 शेयर्स, मतलब 10,000 शेयर्स ही है, और 10,000 शेयर्स पे कितना मिलना, 100 रुपया। तो लगा नहीं, देखो यहाँ पे 10 लाख पूरना चाहिए ना, तो देखो ये भी आप मल्टीप्लाई करोगे इसको तो 10 लाख पूर जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 30 इंटू 10,000 जो अमाउंट आएगा, 10,000 इंटू 25 जो अमाउंट आएगा, और 10,000 इंटू 20 जो अमाउंट आएगा, ये पूरा मिलके 10 लाख ही पूरेगा, ठीक है। तो मैं इस कैलकुलेशन को अभी से बताने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आगे आपके क्वेश्चंस में ये सब आपको समझना है, और ऐसे समझ के चलेंगे तो बड़ा ही सही रहेगा। तो सारे स्टेजेस होने के बाद, ये बेसिक्स फंडा होने के बाद, कंपनी एंट्रीज क्या पास करेगी अपने पास, क्या जनरल एंट्रीज कंपनी का होगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो मैंने लिखा देन फिर एंट्रीज क्या होगा एप्लीकेशन के टाइम में। तो देखो एप्लीकेशन के टाइम में क्या हुआ, लोगों ने एप्लीकेशन का पैसा तो तुरंत पे किया होगा ना, मतलब कि कंपनी का जैसे ही एप्लीकेशन आया और एप्लीकेशन का कुछ रेट रखा गया है लाइक 25 रुपीज़, तो कंपनी सबसे पहले एंट्री क्या पास करेगी अपने पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। क्या बोला, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन वाले इंस्टॉलमेंट का पैसा आ चुका है जैसे ही, तो एंट्री बोल दी कंपनी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। अब इस शेयर एप्लीकेशन को कंपनी बोलेगी
कि ये पैसा तो पूंजी है, हमारे लिए शेयर कैपिटल है, क्योंकि शेयर्स इशू करके हमारे पास जो पैसा है इससे हम बिजनेस करेंगे, तो इसे बनाना पड़ेगा शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल बनाने के लिए कंपनी एंट्री क्या पास करेगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो पहला एप्लीकेशन के रिगार्डिंग ये दोनों एंट्री है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल से बाकी का एंट्री में समझाता हूँ। मान लीजिए आप जस्ट सपोज कि भाई ये जो 100 रुपये का शेयर्स है, हर एक शेयर्स पहले इंस्टॉलमेंट कंपनी ने 25 रुपये एप्लीकेशन में तो ले लिया। जब अगले इंस्टॉलमेंट का डेट आएगा तो कंपनी पहले ड्यू का एंट्री पास करेगी ना। जैसे कि अगर कहीं से आपने 10,000 रुपये का सपोज मोबाइल फ़ोन लिया और वो लिया आपने EMI पे, तो पहला तो मान लो इंस्टॉलमेंट अगर बना है सपोज, और 4 इंस्टॉलमेंट बना है, वो 2,500 का है, 4 इंस्टॉलमेंट 2,500। तो जिस दिन आपने फ़ोन परचेज़ किया होगा उस दिन तो आपको तुरंत पे करना होगा 2500 रुपये, ठीक बात है। फिर जिससे आपने परचेज़ किया है, अगला इंस्टॉलमेंट का जो डेट आएगा ये वाला, उस इंस्टॉलमेंट के लिए सबसे पहले क्या करेगा, ये आपको फ़ोन करेगा कि भाई आपका पेमेंट का डेट आ गया, आप 25 रुपये मुझे दे दीजिए। मतलब कहीं ना कहीं ये पहले अपने यहाँ ड्यू का एंट्री पास करेगा कि सामने वाले से मुझे पैसा लेना है, कस्टमर से। ड्यू का एंट्री पास करने के बाद पैसा अगर टाइम पे मिल जाता है तो ड्यू का एंट्री पास करने के बाद पैसा मिलने पे रिसीविंग का एंट्री पास करेगा कि पैसा रिसीव हो गया। रिसीव नहीं हुआ तो वो दूसरी बात है कि वो फिर क्या करेगा, है ना। तो समझना यहाँ पे हमें यही है कि एप्लीकेशन का जो ये 25 रुपया मिलने के बाद जो अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का, सेकेंड कॉल का जो हम एंट्री पास करेंगे, कंपनी अपने पास जो एंट्री पास करेगी किस तरह से करती है, पहले ड्यू का एंट्री, फिर रिसीव, फिर अगला इंस्टॉलमेंट आएगा, फिर ड्यू करेंगे, फिर रिसीव, फिर ड्यू करेंगे, फिर रिसीव। तो वही बात समझना है। जैसे अलॉटमेंट का, इंस्टॉलमेंट का समय आएगा, कंपनी अपने पास सबसे पहले अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री पास कर लेगी कि अलॉटमेंट इंस्टॉलमेंट का पैसा हमें लोगों से लेना है। तो क्या एंट्री होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और जब ये अमाउंट रिसीव हो जाएगा तो क्या एंट्री पास करेगी कंपनी अपने पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, और आगे भी इंस्टॉलमेंट है जो कि सपोज नाम रखा गया शेयर फर्स्ट कॉल, तो कंपनी फिर से क्या करेगी, फर्स्ट कॉल को पहले ड्यू करेगी। ड्यू करने के बाद जब पैसा मिल जाएगा तो कंपनी पैसा रिसीविंग का एंट्री पास करेगी। तो क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है भाई, आगे भी एंट्री अगर है, मैंने आगे लिखा नहीं है, मैं बोल देता हूँ। अगर सेकेंड कॉल नाम है लास्ट इंस्टॉलमेंट का या फाइनल कॉल, तो क्या एंट्री पास होगा, शेयर फाइनल कॉल और शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये तो ड्यू का एंट्री हो गया। अब जब कंपनी पैसा रिसीव करेगी तो एंट्री क्या पास करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल और फाइनल कॉल। ठीक है, सेकेंड कॉल है तो सेकेंड कॉल, और फाइनल कॉल है तो फाइनल कॉल, ऐसा लिख देगी कंपनी अपने पास। ठीक है सर, इतनी बात हम समझ गए। तो सबसे पहले ये बेसिक एंट्रीज आप समझ के पहले देख लो वीडियो, उसके बाद नोट डाउन कर लो और इसको प्रैक्टिस करो अपने पास। आगे बढ़ते हैं, अभी हम यहाँ से समझते हैं। अगर जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किया है, बट एप्लीकेशन आ गया 15,000 का, तो कंपनी कुछ शेयर्स को तो वापस करेगी ना। मतलब कुछ शेयर्स को वापस, कहने का मतलब शेयर्स तो नहीं, पैसा वापस करेगी कि भाई इतना शेयर्स हमारे पास तो है नहीं, तो ये अपना पैसा वापस ले लो। तो आप मान लीजिए इस बात को कि रिफंड जब कंपनी करेगी तो एप्लीकेशन के टाइम पे करेगी। तो रिफंड का एंट्री होता है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या एंट्री हुआ, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, उसके बाद क्या बात है, इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार। इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार का मतलब क्या होता है कि कंपनी का अगर, चलो इसको भी मैं यहीं बता देता हूँ। इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार, एट पार का मतलब क्या है, जस्ट सपोज कि कंपनी का शेयर्स 100 रुपये का है, तो जो दाम रखा जाता है, जो प्राइस रखा जाता है शेयर्स का, उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। अगर कंपनी का फेस वैल्यू जितना है शेयर्स का, उसी प्राइस पे मार्केट में शेयर्स को इश्यू कर रही है, ना तो ज़्यादा ले रही ना तो कम, तो इस चीज़ को बोलते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार। इस चीज़ को मैंने बस यहाँ पर लिख दिया है कि इस चीज़ को आप समझ के रखें। तो बात को ध्यान क्या रखना है कि भाई जितने का शेयर्स है उसको तो बोलते हैं फेस वैल्यू, उतने भी मार्केट में इशू कर रहे हैं। 100 रुपये पे हमें 100 रुपये ही चाहिए हर एक शेयर्स पे, तो क्या हुआ, इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार।
ठीक है, चलो और आगे और बढ़ते हैं हम अपने पास। और देखिए यहाँ पे और क्या लिखा हुआ है, इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। इसका मतलब क्या होता है, अगर कंपनी का फेस वैल्यू है शेयर्स का, हर एक शेयर्स का 100 रुपीज़, कितना है भाई 100 रुपीज़, और कंपनी बोलती है हम तो 100 रुपीज़ तो लेंगे प्लस हमें 10% का या 15% का या 5% या 20% या 25% या 30%, इनमें से किसी भी परसेंटेज का प्रीमियम भी चाहिए। क्या चाहिए भाई, प्रीमियम। अगर कंपनी शेयर्स इशू कर रही प्रीमियम पे, तो कंपनी के पास आएगा क्या, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। क्या आएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का बैलेंस बनेगा कंपनी के पास। एक बात तो ये हो गया। दूसरी बात ये है कि ये भी कंपनी के पास आएगा, और जितना परसेंटेज कंपनी ने मांगा है, अगर 10% फिक्स किया गया है तो 100 रुपया ये हो गया, और 100 रुपये का 10% होगा 10 रुपया, तो टोटल कंपनी के पास आएगा 110 रुपया हर एक शेयर्स पे, जिसमें कि 100 रुपया शेयर्स का है और 10 रुपया प्रीमियम का है। ठीक है बात। तो कंपनी शेयर्स को प्रीमियम पे इश्यू कर सकती है। तो एंट्री क्या होगा, इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। अब एक बात बताओ यहाँ पे जो आपको इम्पोर्टेंट है समझना, अगर ये प्रीमियम क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन के टाइम पे ही लेना है, किस इंस्टॉलमेंट के साथ, एप्लीकेशन के टाइम पे, तो एप्लीकेशन के टाइम पे अगर प्रीमियम आ रहा है कंपनी के पास, तो एंट्री क्या होगा उसको समझना है। एक एंट्री है, एक एंट्री है। अगर एप्लीकेशन के टाइम पे ही प्रीमियम रिसीव करना है कंपनी को, तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू से एप्लीकेशन। यहाँ पे मैं अमाउंट भी समझा देता हूँ। मान लीजिए कंपनी के पास एक ही शेयर इशू कर रही है फॉर एग्जाम्पल, और हर एक शेयर था 100 रुपये का, जिस पे कंपनी 10 रुपये बोलते हैं प्रीमियम लेंगे 10% के हिसाब से। तो टोटल कितना लेगी कंपनी, 110 रुपये हर एक शेयर पे। तो एक शेयर पे 110, तो कितना आएगा बैंक में 110। ठीक है, इस 110 में 10 रुपया किस चीज़ का है, प्रीमियम का है। तो पहला एंट्री क्या हुआ, अगर एप्लीकेशन के टाइम पे प्रीमियम का पैसा रिसीव हो रहा है, तो पहला एंट्री क्या हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू से एप्लीकेशन इस अमाउंट के साथ। ठीक है, दूसरा एंट्री क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। प्रीमियम में कितना जाएगा, एक शेयर पे 10 रुपया, तो क्या कितना चला गया 10 रुपया। शेयर कैपिटल एक शेयर पे अपना 10 रुपया, नहीं सॉरी प्रीमियम का 10 था ना, और शेयर्स का जो अपना प्राइस था वो 100 है, तो वहाँ चला गया 100। तो ये और ये कितना हो जाएगा 110 रुपया। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 110 से, टू शेयर कैपिटल 100 से, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 10 रुपीज़ से। मैंने अमाउंट लेके इसलिए समझा दिया क्योंकि आपको अमाउंट लिख के तो समझना ही है आगे, तो क्वेश्चन में तो डिस्कस करूंगा मैं, बट अभी से आप समझते जाएं, कंसेप्ट को बिल्ड करते जाएं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एक बात और बता दूं, अगर कंपनी जब शेयर्स इशू कर रही है प्रीमियम पे, और वहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, मेंशन ही नहीं है कि प्रीमियम का चाहे वो 10% 15% कितने परसेंट हो, प्रीमियम का अमाउंट किस इंस्टॉलमेंट के साथ मिलना है, ये क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ, तो आप अपने मन से हमेशा मान के चलेंगे, क्योंकि रूल्स ही है कि वो प्रीमियम का एंट्री हमें फिर अलॉटमेंट के साथ करना है। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो एंट्री क्या होगा, और आपको पता है अलॉटमेंट एप्लीकेशन के बाद सबसे पहले तो ड्यू का एंट्री पास होता है, चाहे वो अलॉटमेंट के रिगार्डिंग हो, चाहे फर्स्ट कॉल के, चाहे सेकेंड कॉल के। इसका मतलब ये हुआ एप्लीकेशन के टाइम पे मिल रहा है अगर प्रीमियम, तब तो ये एंट्री से स्टार्ट होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू से एप्लीकेशन, फिर आपने ये एंट्री पास कर दिया। लेकिन अगर एप्लीकेशन पे नहीं मिल रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है कि प्रीमियम किस इंस्टॉलमेंट पे, तो आप किस पे मानेंगे, अलॉटमेंट पे। और अलॉटमेंट में क्या करते हैं, सबसे पहले ड्यू का एंट्री पास करते हैं, ड्यू करते हैं, है ना। तो क्या एंट्री होगा, से अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। एंड मैं अमाउंट फिर से बता देता हूँ, एक शेयर मान के चलो और 100 रुपये का फेस वैल्यू है, तो शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा 100, एक शेयर है और आपके पास 10 का प्रीमियम कंपनी ने मांगा है, तो 100 110, तो यहाँ हो जाएगा 110। फिर इस पैसा को कंपनी रिसीव करेगी, तो क्या एंट्री पास करेगी, यहाँ पे लिख दो बैंक अकाउंट डेबिट टू से अलॉटमेंट 110 रुपये से 110 रुपये से। ठीक है, तो पहले वीडियो को देख के समझ लो, वीडियो को देख लो अच्छे से, उसके बाद नोट डाउन जरूर करना बातों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक तो पार का बात हो गया, प्रीमियम का बात हो गया। अब है इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। नॉर्मली कंपनी नॉर्मल शेयर्स को लाइक इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती है, क्योंकि कंपनीज एक्ट का रूल्स सेक्शंस उसको मना करता है कि आप डिस्काउंट पे नॉर्मल शेयर्स को इशू नहीं कर सकते हैं।
तो कंपनी नॉर्मली शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती, बट कुछ काइंड ऑफ शेयर्स है जिसको कंपनी से डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। तो शेयर्स का क्या नाम है? तो मैंने लिखा ओनली स्वेट इक्विटी शेयर्स। मतलब क्या हुआ? अ काइंड ऑफ शेयर्स जिसका नाम है स्वेट इक्विटी शेयर्स, स्वेट इक्विटी शेयर्स। इस शेयर्स को कंपनी डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। और किसको इशू कर सकती है? कंपनी के डायरेक्टर्स को या प्रोमोटर्स को, प्रोमोटर्स को और या एम्प्लॉयज़ को भी बोल सकते हो। ठीक है, प्रोमोटर्स छोड़ दो, अभी आपके वाले सिलेबस में ये कवर नहीं हो रहा है, तो आप ये मान के चलेंगे सिर्फ इसको ही याद करना, डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज़ को। किस चीज़ के लिए? डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज़ जो कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कंपनी के लिए मेहनत जो करते हैं, तो कंपनी बोलती है कुछ हमारे खास डायरेक्टर्स और कुछ खास एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने बहुत मदद किया है कंपनी को ऊंचाई तक ले जाने में, तो उनको कंपनी बोलती है कुछ शेयर्स हम डिस्काउंट पे दे सकते हैं। लाइक अगर शेयर सपोज 100 का है तो कंपनी बोलेगी 85 पे दे देंगे या 90 पे दे देंगे, है ना, 95 पे दे देंगे। तो याद ये रखिएगा कि नॉर्मली कंपनी शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती है, बट तो किस शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करेगी? ओनली स्वेट इक्विटी शेयर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। और किसको? कंपनी के एम्प्लॉयज़ को या कंपनी के डायरेक्टर्स को। तो इतनी बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। आगे मैंने लिखा इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। क्या मतलब है भाई? कुछ तो मतलब होगा इसका भी। बिल्कुल सर, क्या है मतलब फिर? इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। देखो, नॉर्मली कंपनी जो शेयर्स इशू करती है मार्केट में, कंपनी ने जो अगर शेयर्स इशू किया है शेयर्स, तो कंपनी कैश लेती है ना। बट यहाँ लिखा क्या है? किस इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। शेयर्स तो इश्यू हम कर रहे हैं मार्केट में, शेयर्स तो इशू कर रहे हैं, बट हमें कैश नहीं चाहिए, कैश के बदले कुछ और चाहिए। तो क्या चाहिए? हो सकता है कंपनी को प्लांट एंड मशीनरी चाहिए, बड़ी बड़ी मशीन्स प्रोडक्शन करने के लिए, हो सकता है प्लांट एंड मशीनरी। कंपनी को बिल्डिंग चाहिए, कंपनी को लैंड चाहिए, एनी काइंड ऑफ एसेट्स चाहिए, हो सकता है बिजनेस करने के लिए। तो कंपनी बोलती है हम तो भाई उस रुपए को लेके क्या करेंगे, उस एसेट्स को परचेज करेंगे। तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि कंपनी यहाँ पे ए है, कंपनी यहाँ पर बी है। कंपनी ए ने कंपनी बी को शेयर्स इशू कर दिया, या मार्केट में मान लो इशू कर दिया, और बोलती है कंपनी है कि मुझे कैश मत दो, मुझे कैश मत दो, क्या दे दो फिर? एसेट्स दे दो। वो एसेट्स दे दो जो हमारे काम के लिए, हमारे बिजनेस पर्पस के लिए जरूरी है। तो दैट इज द टॉपिक इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे पहला क्या क्या हो सकता है। कंपनी के जो प्रमोटर्स होते हैं, जिसने कंपनी को स्टार्ट करने में, जिन्होंने कंपनी को बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं, तो उनके मेहनत के लिए कंपनी प्रमोटर्स को शेयर्स इशू कर सकती है। तो कंपनी अगर जब प्रमोटर्स को शेयर्स इशू करेगी तो क्या होगा? सबसे पहले एंट्री बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट और फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। क्या होता है? आप लिखो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट और फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये एंट्री तभी पास होगा जब शेयर्स इशू किया जा रहा है, किसको? प्रमोटर्स को। ठीक है, चलो अब हम आते हैं इस चीज़ पे जो मैं यहाँ बता रहा था। अब यहाँ से वो स्टार्ट है इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर परचेज ऑफ एसेट्स। देखो यहाँ पे कंपनी ए कंपनी बी को अगर शेयर्स इशू कर रही है, और पर्पस ये है कि कंपनी बी से कंपनी ए को क्या मिलेगा? एसेट्स वगैरह मिलेगा। ठीक है, तो कंपनी ए के लिए कंपनी बी कहलाएगा वेंडर। क्या बोला मैंने? कंपनी ए के लिए कंपनी बी क्या कहलाएगा? वेंडर। ठीक है बात। इसका मतलब ये हुआ अगर कंपनी ए ने एसेट्स परचेज किया बी से, तो कंपनी ए के पास एसेट्स तो आ जाएगा। तो एसेट्स परचेज फ्रॉम वेंडर्स, मतलब कि ए के पास बी से क्या आ गया? एसेट्स आ गया। तो सबसे पहले कंपनी ए, जो हमारे एग्जांपल में ए कंपनी माना हमने, तो क्या एंट्री पास करेगा? वो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। अगर वेंडर का नाम है तो यहाँ पे लिख देंगे ए कंपनी, बी कंपनी, सी कंपनी, जो भी कंपनी का नाम है। अगर नाम नहीं दिया है तो वेंडर ही लिखेंगे हमेशा हमारे क्वेश्चन में, जो हम सॉल्व करेंगे जब वहाँ समझेंगे चीज़ों को। तो अब अभी समझो फंडामेंटली कि सिंपल एंट्री क्या होगा एसेट्स आने का? एसेट्स अकाउंट, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर हमारे लिए अभी क्रेडिटर है, इसलिए इसे यहाँ पे क्रेडिट किया गया है। ठीक है,
जब एसेट्स आ गया तो वेंडर्स को शेयर्स इशू किया जाएगा, शेयर्स इशू टू वेंडर्स। तो भाई वेंडर्स अकाउंटेबल टू शेयर कैपिटल, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेंडर का नाम है तो ठीक है, नहीं तुम सिंपली वेंडर बोलेंगे। चलो इतना बात जो मैंने लिखा वो समझा दिया। तो हम जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे कमिंग क्लासेस में, तो मैं हर एक इंपॉर्टेंट बेसिक्स जितने भी आपके एग्जाम में आ रखे हैं, जो आने वाले हैं, हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। फिर हम चलेंगे इस वाले क्वेश्चंस पे कि इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, और भी कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स बने हुए हैं जो हम कमिंग क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो इस चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करते रहें और सीखते रहें। तो मिलते हैं कुछ नेक्स्ट क्लासेस में कुछ और अच्छे कंसेप्ट्स के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।